हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12 है और आज हम बात करेंगे एक नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वांट ऑफ फैक्टर आई आपके समझ में तभी आएगा जब आपने इसके पहले 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस 4 प्रकार की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं नई प्रॉपर्टीज़, वांट ऑफ फैक्टर। तो जो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से बता दूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, यानी कि सॉल्यूट्स के कितने नंबर है, कितनी संख्या में है, कम है ज़्यादा, उस पर जो प्रॉपर्टीज़ निर्भर करती है उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी मोल्स पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर वो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। पहली हमने आपको बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये जो है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरी हमने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी पी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम यहाँ पे क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक। और तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, ठीक। यहाँ बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा के एफ इंटू एम। एम वही है यानी कि मोलैलिटी है, मोलैलिटी, ठीक। और चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अब ये चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। आप यहाँ पे देखिए ये होता है मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन अपान एन। ये सोल्यूट के मोल्स हैं और ये सॉल्वेंट के, ये है हमने बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे जो मोल्स होते हैं, यानी ये किसके लिए, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर कंसंट्रेट लेते हैं तब यहाँ पर हमें सॉल्यूट के भी मोल रखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए डाइल्यूट का ही हम यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर के बी क्या होता है, यहाँ पर के बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एलिवेशन कांस्टेंट है, और एम क्या है यहाँ पे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इन केजी। यही तो हमने बताया है कि मोलैलिटी के डिफिनीशन में। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के एफ और इंटू यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या है, मोल्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे कर देंगे, और इनटू यहाँ पे क्या है, आर इंटू टी। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ये जो है जितनी भी चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या बताता है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, अगर ये घट रहे हैं तो ये घटेगा।
यहाँ पे देखिए ये जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, अगर ये घट रहे हैं तो घटेगी। इस प्रकार ये चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है तो ये प्रॉपर्टीज वाली बढ़ेंगी, अगर घट रही है तो घटेंगी। तो ये एक चीज़ जो क्वांट ऑफ फैक्टर, इसी को डिफाइन करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आया है। और वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई यहाँ पे हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स कितने गुना बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कितने गुना बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। ठीक, मतलब कि ये जो वांट ऑफ फैक्टर्स हैं ये बताता है कि पार्टिकल्स कितने गुना बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये फार्मूला जब हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था तो ऐसे सोल्यूट के लिए इस्तेमाल किया था जो कि सॉल्यूशन में जाने पर ना तो एसोसिएट होता है और ना ही डिसोसिएट होता है। ठीक, अब जैसे कि इसमें कौन कौन से हमने सोल्यूट लिए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो अभी तक इसके पहले हमने इसमें यूज़ किए थे। जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, इसके अलावा सुक्रोज या फिर यूरिया। जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं, मान लिया हमने 1 मोल ग्लूकोज लिया, सॉल्यूशन में जाने पर वो 1 मोल ही रहता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वाटर में यानी कि सोलेंट यानी सॉल्यूशन में जाने पर ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। तो अभी तक हमने ये यूज़ किया था। अगर यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, मान लें यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं जैसे आपके आयनिक कंपाउंड्स हो गए। मान लिया हमने यहाँ पे लिया NaCl, ठीक है, ये NaCl है। अब ये NaCl आपने यहाँ पर 1 मोल लिया, यहाँ पर 1 मोल्स, ठीक, सॉल्यूशन में जाने पर ये सोडियम में टूट गया और इधर ये क्लोराइड में, यानी 1 मोल यहाँ पे बन गया और 1 मोल यहाँ पे बन गया। यानी जब आपने सॉल्यूशन में इसको मिलाया तो 1 मोल था, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये 2 मोल हो गया, यानी यहाँ पर पार्टिकल संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल संख्या बढ़ रही है तो ये प्रॉपर्टीज घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। इसी को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म आया है वांट ऑफ फैक्टर, जो कि आई से प्रेजेंट किया जाता है। आई क्या, एक रेशियो है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, और उसके बाद नीचे क्या रखते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स, यानी पहले की संख्या इसकी क्या थी। तो ये चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर लिया है। और वांट ऑफ फैक्टर को आगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए आगे वांट ऑफ फैक्टर। तो ये वांट ऑफ फैक्टर्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो IIT या फिर अन इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं केमिस्ट्री में। तो देखते हैं ये फार्मूला यहाँ पे क्या बनता है। वांट ऑफ फैक्टर आई, मैंने बताया कि वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन नीचे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन, यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर है ये एक रेशियो है। यानी सॉल्यूशन में जब आप कोई सोल्यूट मिलाते हैं, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है तो उनकी संख्या ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, उसके पहले कितने मोल्स थे। जैसे एग्जांपल में यहाँ समझते हैं, जैसे आपने जो है सॉल्यूशन में NaCl लिया, ठीक है, NaCl आपने लिया और ये मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएट होता है। अभी मान लेते हैं कि ये 100% जो है डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट, यानी यहाँ पर ये Na सोडियम और यहाँ पर ये क्लोराइड। पहले इसके 1 मोल थे, ठीक है,
यहाँ पे देखिए 1 मोल ये बन गया, 1 मोल ये बन गया। तो आई इसके लिए कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, यानी पार्टिकल संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1 बराबर कितना आ गया 2। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया आपने लिया यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड को भी यही मानते हैं कि 100% जो है डिसोसिएट होता है। ठीक, ये 100% मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है या पूरी तरह से एसोसिएट नहीं होता है। तो 100% डिसोसिएशन मानते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम +2 और +2 क्लोराइड आयन। तो पहले इसके मोल्स कितने थे, 1 मोल्स, और यहाँ पे एक 1 मोल्स, तो यहाँ बन गया 2 मोल्स। तो इसके लिए अगर हम आई बराबर निकालेंगे यानी वांट ऑफ फैक्टर, तो आप देखिए यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 3/1 बराबर कितना है 3 आ गया। इसी प्रकार अगर आप देखें यहाँ पर अगला एग्जाम्पल तीसरा K4FeCN6। ठीक, अब इस सॉल्यूशन में 100% ही मानते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन 100%, ठीक 100%। तो अब यहाँ पे जाने पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पे 4 पोटेशियम प्लस यहाँ पे फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव। तो आप देखें आई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले कितना था 1 मोल, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 मोल, यहाँ पर 1 मोल। तो आई इक्वल टू इसके लिए आ जाएगा 4 + 1/1 यानी कि 5/1। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये किस केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। किस चीज़ की, डिसोसिएशन वाले केस की। फिर इसके बाद में बताऊँगा आपको एसोसिएशन की। पहले डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो जितने मैंने एग्जांपल बताए इसके लिए अगर आप आई निकालते हैं तो आप जो है यहाँ पर आई निकाल सकते हैं डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स की कुल संख्या, और उसके नीचे रखते हैं उसके पहले कितने मोल्स थे या कितनी संख्या में थे। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लें आपने लिए यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट और 100% मानकर ही चलते हैं कि 100% मानकर ये डिसोसिएशन हो रहा। तो आप देखिए 2 मोल बनेंगे यहाँ पर सोडियम और 1 मोल बनेगा यहाँ पर सल्फेट। इसके लिए आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3/1 बराबर 3। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पर डिसोसिएशन वाले केस में वाट ऑफ फैक्टर का मान ऑलवेज 1 से अधिक आता है। किसी में देखेगा 100% आप मान रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम एक ऐसा दूसरे टॉपिक की बात करेंगे डिसोसिएशन के बाद कि जब हम ये नहीं मानते हैं कि 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी कि कुछ अमाउंट में यहाँ से पार्टिकल्स डिसोसिएट होते हैं, कुछ आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आइए समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे समझते हैं। ये हो गया डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से समय यानी 1 से क्या है हमेशा अधिक आता है। तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कितनी मात्रा में पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, हमें वो अमाउंट ज्ञात करना है। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेडिंग यहाँ पे डालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको जो है अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता है कि 1 मोल से कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए, कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए। यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये हमें क्या बताता है कि 1 मोल से कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लें आपने जो है NaCl का लिखते हैं एग्जांपल। NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का मान लेते हैं। ये यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जाने पर ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, कुछ मात्रा में 10%, 20% या 15% डिसोसिएट होता है। यहाँ पे डिसोसिएट हुआ यहाँ पे कैल्शियम में और प्लस यहाँ पर ये क्लोराइड में, ठीक।
तो अब हम इनिशियल पहले मानेंगे यहाँ पर, यानी कि पहले 1 मोल से हम स्टार्टिंग करेंगे। पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर 1 मोल्स था, ठीक। उस समय तक जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था। फिर इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसकी कुछ मात्रा डिसोसिएट होती है और कुछ मात्रा रह जाती है। सॉल्यूशन में ये भी होता है, ये भी होता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पर शाम में इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि 1 मोल से इसकी अल्फा मात्रा डिसोसिएट होती है, ठीक। कितनी मात्रा, अल्फा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कितना 1 मोल है, यानी यहाँ पर ये बन रहा है अल्फा मोल और ये इधर बन रहा है 2 अल्फा मोल। तो इसके लिए अगर हम I बराबर निकालेंगे, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर I बराबर डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और उसके बिफोर पहले कितने मोल थे, 1। अब यहाँ पे देखो इसको कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 + 2 अल्फा अपान 1। चेक कर लें, अगर हम यहाँ पे मानते हैं, चेक कर लें कि अल्फा इक्वल टू मान लिया 100% डिसोसिएट होता है, यानी ये 1। तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो I इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 + अल्फा 2 × 1 अपान 1 बराबर कितना आ गया 3। देखिए यहाँ पे 3 मोल बन रहे हैं, ठीक। तो इस तरह जो है, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता तो इस तरह के एक्सप्रेशन के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये तो हुआ कैल्शियम क्लोराइड का। मान लें आप जो है NaCl की बात करें, NaCl, ठीक है। NaCl में ये मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ये सोडियम प्लस यहाँ पर क्लोराइड। इनिशियल में जो इसकी जो है 1 मोल लेते हैं और बाद में उस समय जब डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता है, फाइनल में क्या करते हैं कि 1 से अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल है, यहाँ अल्फा और अल्फा रखेंगे, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे 2 मोल था, हमने 2 लगा दी, यहाँ पे 1 तो 1। वैसे यहाँ पे देखिए 1 है, तो अब इसके लिए I इक्वल टू अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो डिसोसिएशन के बाद मोल्स कितने हैं उनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान 1। देखिए इनको कैंसिल कर दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + अल्फा अपान 1। यहाँ पे चेक कर लें, अगर ये मान लेते हैं कि 100% ये डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या मान लेते हैं 100%, यानी 100% मतलब क्या होता है 1। तो I इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 अपान 1 बराबर 2। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका। ये 2 एग्जाम्पल नोट कर लें। आइए हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। नोट कर लिया, अब देखते हैं इसमें तीसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लिया हम यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तीसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं और 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है उसमें। तो यहाँ बनेगा 4 पोटेशियम प्लस यहाँ बनेगा FeCN6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 नेगेटिव। तो इनिशियल में यानी कि स्टार्टिंग में पहले कितना मोल था 1 मोल्स था, ठीक। जब 100% नहीं हो तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, उस समय स्टार्टिंग में जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था, इक्विलिब्रियम में कुछ समय के बाद, ये आपने 11 में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लेते इससे अल्फा मोल बाहर हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 अल्फा और यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 अल्फा। तो इसके लिए अगर I निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ आ जाएगा 1 + अल्फा, इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर 4 अल्फा प्लस अल्फा अपान 1, प्लस माइनस कैंसिल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 अल्फा अपान 1, ठीक। जब ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा होता, अगर ये मानते हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, चेक कर लें क्या हम सही जा रहे हैं। यानी कि जब मान लेते हैं कि 100% ये डिसोसिएट होता है, यानी कि ये बराबर 1 रख दें,
तो I इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 1 + 4/1, यहाँ 1 कर दिया तो कितना आ गया ये 5। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है। इस तरह आपको क्लियर हो गया कि डिसोसिएशन के केस में हम वांट ऑफ फैक्टर को कैसे निकालते हैं। फिर उस समय देखते हैं कि जब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता है, जिसको हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से, उस समय हम कैसे इसको निकालते हैं। बुक में कुछ इसके लिए एक अलग से फार्मूला दिया होता है, उस फार्मूले को भी हम देखते हैं कि कैसे, या तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया उसका ऐसे रिएक्शन लिखकर आप जो है वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। नहीं तो किताबों में कुछ एक फार्मूला दिया होता है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कैसे जो है। तो आइए देखते हैं जो फार्मूला किताबों में दिया होता है। किताबों में जो फार्मूला दिया होता है, हाँ तो देखते हैं जो बुक में फार्मूला दिया होता है। एक जनरल फार्मूला अक्सर किताबों में रहता है, चाहे वो डिसोसिएशन का हो केस, चाहे एसोसिएशन का। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं हमने लिया कोई कंपाउंड A, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे टूट गया, मान लिया यहाँ से बन गया N1A, ठीक है, N1 कर देते हैं। दूसरा ये N2 मोल B बन गया, यानी A से B बना, फिर B से ये C बना, ये मोल हमें यहाँ पे रखना हो, ठीक है। इसके N1 मोल, इसके N2 N3, ठीक, इस तरह। अब इनिशियल में इसका 1 मोल लेते हैं, ठीक, 1 मोल, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इनिशियल में क्या उस समय तक डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, डिसोसिएशन नहीं होता। फिर इक्वल 1 में क्या होता है, इसको ऐसे बना देते हैं क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन केस का नहीं है। तो 1 से इसमें अल्फा मोल मान लिया डिसोसिएट हो जाते हैं, अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मान लेते हैं कि N1 N2 की जगह हम लिख देते हैं, मान लिया कि N मोल, ठीक। आप ऐसे लिख दें कि N1 + N2 + N3 की जगह हमने N रख दिया। बात समझ में आई कि अल्फ़ा मोल इससे डिसोसिएट हो गए और यहाँ पे बने N अल्फ़ा। तो यहाँ पे I अगर हम निकालेंगे तो I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 - अल्फ़ा + N अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि N अल्फ़ा, ठीक है, या ऐसे कर देते हैं I 1 को इधर ले आते हैं, 1 बराबर, यहाँ इसको ऐसे लिख दें N अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा इधर। यहाँ पे जो अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा N - 1 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर I - 1 अपान N - 1। ये जो फार्मूला आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। ये अल्फ़ा बना हुआ है, मिस्टेक ना हो यहाँ पर, अल्फ़ा, ठीक है। ये तो किताबों में आपको ये मिलेगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, और I क्या है वांट ऑफ फैक्टर है, और N क्या है यहाँ पर मोल्स हैं। तो ये जो है किताब में इस तरह के फार्मूले दिए होते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया कि डिसोसिएशन के केस में क्या होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन, यानी कि जब मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाने पर आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है उसके लिए देखते हैं। तो नोट कर लें इसको। एसोसिएशन यानी कि सॉल्यूशन में जाने पर मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद क्या हो जाता है। तो यहाँ नोट करते हैं एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन का अर्थ है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं यानी कि सॉल्यूशन में डालते हैं, डालने के बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने का क्या मतलब, एसोसिएट होना। यानी यहाँ पर ये बताते हैं एसोसिएशन के केस में। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया आपने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये मान के चलते हैं कि ये 100% डिसोसिएट होता है। 2 मोल्स लेते हैं, 2-3 मोल, जितना मोल लेना चाहे ले सकते हैं। और सॉल्यूशन में जाने पर ये क्या हो जाता है कि आपस में जुड़ जाते हैं।
अगर यहाँ पे 2 है तो इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं इसको? डाइमर। अगर 3 है तो ट्राइमर। और ये मान के चलते हैं कि ये 100% एसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? एसोसिएट। 100% एसोसिएट हो रहा है। अब इसके लिए आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले 2 मोल था, तो यहाँ पे देख 1 मोल सेम पर यहाँ लिखा है 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, यानी जब आप फार्मूला बनाएंगे आई के लिए तो 1 मोल से ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हो जाए, देखिए 1 मोल था, 1 मोल का कितना हो गया यहाँ पे? आधा, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 इस तरह हो जाते हैं। यानी आई की वैल्यू यहाँ पर 1 से ऑलवेज क्या आती है? कम आती है। ये देखिए एक पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया आपने लिया यहाँ पर C6H5COOH, मान लिया यहाँ पे लेते हैं आप 3 मोल। ठीक है। सॉल्यूशन में जाने पर ये आपस में चिपक कर जुड़ जाते हैं। 100% इसमें एसोसिएशन मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5COOH। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3। अब 1 मोल से हम इसको मानते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, I इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब देखिए जुड़ता कैसे है इसमें जो है, जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे जुड़ता है, CH3C ऐसे कर देते हैं, ये यहाँ पर OH, पहला मॉलिक्यूल C हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं CH3, ठीक है, C, और इधर ये O और H, यानी इनके बीच क्या हो जाती है? H बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? H बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? H बॉन्ड। H बॉन्ड मतलब ये आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? पहले देखिए यहाँ पे 2 मोल थे, आप आपस में जुड़कर ये 1 मोल बन गए। यहाँ पे देखिए हमने 3 मोल दिया है और ये सॉल्यूशन में चिपक कर जो है 3 मोल हो गए। यानी कि इन पे जो है पार्टिकल की संख्या क्या हो जाती है? एसोसिएशन के केस में घट जाती है। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? ऑलवेज लेस देन 1। ठीक। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं इससे, यानी कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाती है कैलकुलेटेड से। यानी कि पहले आपने जितना सोच रखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 4 प्रकार की हैं, जुड़ने पर पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है, तो निश्चित है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और डिसोसिएशन के केस में क्या हो जाता है कि बढ़ जाती है। उसमें हमने ऐसे बताया था डिसोसिएशन में क्या होता है कि आई यानी कि क्वांटम फैक्टर का मान ऑलवेज 1 से अधिक होता है। इसमें ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड से। ठीक। तो ये फार्मूला है, यानी कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएशन में क्या है? घट जाती है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल संख्या घट रही है, और एसोसिएशन के केस में बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल संख्या बढ़ रही होती है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे समझाएंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लें। फिर लिखते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, क्योंकि डिसोसिएशन का हमने बता दिया। डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको भी हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये हमें ये बताता है कि 1 मोल्स से कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए। ठीक, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताता है कि 1 मोल से कितने पार्टिकल्स आपस में जुड़कर चिपक गए, यानी पार्टिकल की संख्या कैसे कम हुई। तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ये मानकर चलते हैं कि 100% जो है
एसोसिएट नहीं होता है। यहाँ पे आपने लिया 2 मोल्स और यहाँ पे चिपक गया CH3COOH2। अगर 2 है तो क्या बना लेता है, डाइमर, 2 से डाइमर, 3 है तो ट्राइमर, 4 ऐसे कर सकते हैं। अब इनिशियल जो है प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में हमने इसका क्या लिया था, 1 मोल, ठीक। उस समय तक ये डाइमर नहीं बनाया था तो 0 रखते हैं। फिर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से मान लेते हैं कि 1 से अल्फा मोल इसका एसोसिएट हो जाता है। अल्फा मोल मतलब कि यहाँ ये आधा हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा अपान 2, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, यहाँ लिखा 1। यहाँ 2 मोल्स लेकर भी इसको फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए ऑलवेज आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 4 जितना भी हो 1 मोल से ही कंसीडर करके आप फार्मूला बनाएंगे वन हाफ फैक्टर के लिए। अब तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, जोड़ लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान 2, और उसके पहले कितने मोल थे, 1। अब यहाँ पे देख लें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपान 2। अब इसको देख लें, यहाँ पर 2 अल्फा से 1 अल्फा निकल गया तो यहाँ के क्या बचेगा, 2 माइनस अल्फा अपान, सॉरी यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल से ही निकालेंगे 1 मोल, ये बन जाता है फार्मूला आपका, ये अल्फा है। अब यहाँ पे चेक कर लें कि अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर कि 100% यानी अल्फा बराबर 100% ये एसोसिएट हो रहा है, यानी अल्फा बराबर 1 रख दें तो यहाँ रखें कितना आ जाएगा, I इक्वल टू इसके लिए 2 माइनस 1 अपान 1 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 2 माइनस 1 अपान, कहीं मिस्टेक हो रही लगता है, 2 अल्फा, ठीक है, यहाँ से निकल गया 1 अल्फा माइनस ना हो जाएगा, कितना आ जाए, अल्फा अपान 2, 1/2, 1 अपान 2 इक्वल टू, तो इसके लिए जो है I निकालेंगे वांट हाफ फैक्टर, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आफ्टर जो है एसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, मिस्टेक हो गई तो उसमें। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपान 2, ये वाला 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर दें, 1 अल्फा से 2 अल्फा, तो 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1 अल्फा अपान 2। अब इसको चेक कर लें कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये अल्फा बराबर 100% ये क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं 1 तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 अपान 2 बराबर 1 अपान 2, देखिए 1 अपान 2 यहाँ पे आएगा, अगर निकालें I इक्वल टू कितना, 1 अपान 2, अगर ये 3 है तो 1 अपान 3, 4 है तो 1 अपान 4, ठीक। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें भी वो फार्मूला बताएंगे जो आपके बुक में रहता है, जैसे मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में बताया था, उसको आप नोट कर लें अच्छे से, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कैसे जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में ये करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाता है, ऑब्जर्व्ड, OBSERVed, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि ये फार्मूला ये बन जाता है कि I इक्वल टू क्या हो जाता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब देखिए मैंने इसको कैसे लिख दिया है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास को हम जरा इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रेजेंट करके MC, ठीक है, और इसको लिखा देते हैं MO से। ये इनमें इतना रिलेशन होता है। अब ये कैसे आता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, या इसी को ऐसे लिखा रहता है बुक्स में कि कैलकुलेटेड का लिखा रहता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और नीचे वाले में रहता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब जैसे मैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि इसकी बात करें डेल्टा TB, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, KB इंटू M। M यहाँ पे मोलरिटी है, ठीक है, मोलरिटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, KB इंटू यहाँ पे हो जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, अपान नीचे क्या हो जाता है, ऐसे रहने देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसमें आप देखें कि KB जो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मोल्स को आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखें तो यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी यहाँ इधर ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पे फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला भी आपको यूज़ करना है किसमें, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, तो इतने सारे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों के जो सूत्र थे उनको मॉडिफाइड करेंगे, यानी उसमें हम I से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं चारों प्रकार के जो मॉडिफाइड सूत्र हैं यानी फार्मूले हैं उनको हम कैसे मॉडिफाइड करते हैं। ओके, नोट करिए। ठीक, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों के सूत्र मैं यहाँ पर फिर से रखता हूँ। तो पहले भी मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बताई थी, आपको याद होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P0 माइनस PS अपान P0 बराबर क्या होता है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसमें क्या कर देंगे, इनटू I क्या है यहाँ पर हमारा, I क्या है यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर। देखिए यहाँ पे दूसरा जो बताया था मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। ठीक, और इसको जरा ऐसे कर देते हैं, ये फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे I से। I क्या है आपका, वांट ऑफ फैक्टर हो गया, तीसरा हो जाएगा इसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा TF बराबर KF इंटू M इंटू I। चौथा हो जाएगा यहाँ पर पाई V इक्वल टू NRT, मल्टीप्लाई कर देंगे I से। अब यहाँ पे समझना है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूट लेते हैं जो कि ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है सॉल्यूशन में जाने पर, तो उसके लिए I इक्वल टू क्या रखते हैं, 1। देखिए, नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन, ठीक है, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक,
तो इसके लिए I इक्वल टू क्या हो जाता है, I ऐसे कर देते हैं, I इक्वल टू 1 रखते हैं। अगर सोल्यूट जो है ना तो एसोसिएट होता है ना तो डिसोसिएट होता है, तब I इक्वल टू क्या रखते हैं, 1। दूसरा जो है हमने बताया कि डिसोसिएशन के केस में क्या आया था, डिसोसिएशन में I इक्वल टू ग्रेटर देन 1। और तीसरा एसोसिएशन में क्या आया था, एसोसिएशन में वाटर फैक्टर I का मान ऑलवेज क्या होता है, 1 से कम होता है। तो बातें आपको याद रखना है। जैसे आपने यहाँ पर लिया ग्लूकोज या यूरिया, तो वो सॉल्यूशन में जाने पर ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है, तो उसके लिए I इक्वल टू क्या कर देते हैं, 1। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।